निवेदन रहेगा कि आप आए और श्रवण जी का माला पहना के स्वागत करते रहें। हीरालाल जी, गोरूराम जी मास्टर, नीलचंद जी, फुलाराम जी, भगवानाराम जी फौजी, हरिप्रसाद जोगी, ईश्वरलाल जी मेहरा, छोटूराम सुनोप दीपाराम, तनसुख सुनोप हरदेवाराम, श्रीनाथ महिचा, सांताराम महिचा, राकेश बिरूराम, बनवारी जी सुनोप मोतीराम, ओम प्रकाश महिचा, मनोज शर्मा, संजू पारिक, गोविंद राम मास्टर, तनसुख ख्यालिया, शिषपाल सुनोप बिरदाराम, बिरबल सुनोप दीपाराम, रामचंद्र सुनोप लक्ष्मणाराम, रतनलाल सूरा, हरिप्रसाद सरपंच, कानाराम शर्मा, सुरेंद्र सुनोप गणेशराम सरपंच, मेवाराम सुंदाराम, रामेश्वर महेश, महावीर रामलाल, निमाराम टोलर, हलाल सुनोप सतनाराम, झाबरमल सुनोप जीताराम, लक्ष्मणाराम सुनोप भुआराम, लालचंद सुनोप हनुमानाराम, ईश्वरलाल सुनोप अमरूराम, शुभकरण गोदारा, महावीर सुनोप तिलोकाराम, महावीर सुनोप मगाराम, गणपत सुनोप गणपत जी खालिया और तमाम युवा शक्ति से मेरा निवेदन रहेगा कि आप एक मेरे आह्वान पे आए और श्रवण जी को माला पहना के उनका स्वागत करें, सत्कार करें। हरिबख्श जी रिनाऊ, आपसे निवेदन रहेगा कि स्टेज पे आके अपना स्थान ग्रहण करें। हरिबख्श जी रिनाऊ। तमाम जो युवा शक्ति है, और अगर किसी का दूरवंश नाम नहीं ले पाऊं तो मैं क्षमा चाहूंगा। आप भी अपना बड़ा मन करके श्रवण जी को माला पहनाएं, उनका स्वागत करें। अरविंद रणवा जहां कहीं भी है आके श्रवण जी को माला पहना के स्वागत करें। बिरबल जी ख्यालिया, पिटवाई जी आप भी आए और श्रवण जी का स्वागत करें। श्रीमान सुखदेव जी मास्टर, हीराराम जी चौधरी आप आए और श्रवण जी को सापा पहना के उनका स्वागत करें। हरि जी सरपंच आप आए और श्रवण जी को सापा पहना के उनका स्वागत करें। निवेदन रहेगा जिनके मैंने नाम एक बार जोरदार तालियां बजा के स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्रवण चौधरी जिंदाबाद। आप एक मिनट स्थान ग्रहण करें। मामरा जी जाकर जहां कहीं भी हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप आए और 2 मिनट ग्रामवासियों को संबोधित करें। मामराज जी, सम्मानित मंच एवं उपस्थित तास्तर ग्राम के माता बहनों और युवा साथियों, आने वाली 25 नवंबर को लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है कि उल्लास के साथ मनाने का दिन है। हम सबके लिए खुशी की बात यह है कि देश के संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है कि हम हमारी सरकार को चुनें और उस सरकार को चुने जो सरकार हमारे लिए काम करे, और सरकार को चुनने के लिए हमें जनप्रतिनिधियों का चुनाव करना पड़ता है। चुनाव का अलग अलग एक तरीका होता है। कुछ लोग अपनी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए होते हैं, जिसके अंदर हमारे राजस्थान में विशेषकर 2 ही पार्टियों का बलबूता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। एक पार्टी है कांग्रेस, जो एक तरफ कहती है कि मैं धर्मनिरपेक्षता की राजनीति कर रही हूं,
धर्मनिरपेक्षता की बातें करती है, लेकिन हमारे फतेहपुर में 1952 से लेकर आज तक एक ही समुदाय विशेष को बार बार टिकट दे रही है और तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। इसी फतेहपुर में हम वर्षों से किसी टाइम में संख्या में ज्यादा थे, तो भी कभी हमें टिकट देके इस योग्य नहीं समझा गया कि इस वर्ग के लोग भी यहाँ का प्रतिनिधित्व करने के लायक है। चाहे वो एक परिवार की बात करो तो 1998 से एक ही परिवार को बार बार टिकट दे रही है। तो हमें इस चीज के लिए सोचना है कि क्या हम इस लायक नहीं है कि 1952 से लेके आज तक वो पार्टी कभी मैं इस लायक क्यों नहीं समझ रही। उसके पीछे हमारा एक ही कारण है, और वो कारण है आपस की फूट, आपस का झगड़ा। हम बिना सोचे समझे, बिना छोटी छोटी बातों पे गांव की पार्टी पॉलिटिक्स के कारण हमारा बड़ा नुकसान कर लेते हैं। इसलिए उस पार्टी को हमारी जरूरत महसूस नहीं होती। दूसरी तरफ एक भारतीय जनता पार्टी है जो बार बार हमें मौका दे रही है, हमें यह समझ रही है कि आप चुनाव जीतने के योग्य हो। हमें 2003 में भी टिकट दिया गया, 2008 में भी टिकट दिया गया, और पिछली बार 2018 में हमारी बहन सुनीता को टिकट दिया गया। हम सब ने मिलकर बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, लेकिन उसके बावजूद फतेहपुर के ऐसे 23 बूथ हैं जिन बूथों पे एक तरफा फर्जी पोलिंग करके हम वोट से नहीं आ रहे थे, हमें फर्जी पोलिंग से हराया गया था। और वो समय आज हमारे पास है कि जिन लोगों ने फर्जी मतदान करके हमें चुनाव हराया था, उन लोगों से बदला लेने का वक्त आज हमारे सामने है। यदि हम थोड़ा बहुत भी हमारे स्वाभिमान से जीना चाहते हैं तो हमें इस चीज को याद रखना चाहिए। 23 बूथ ऐसे हैं जिन बूथ की लिस्ट हमारे पास है, किसी को देखने को तो देख सकता है, जहां पे 3 वोट, 2 वोट, 1 वोट, 5 वोट, 10 वोट भी किसी बूथ पे नहीं आए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के। उससे यह साबित होता है कि नोटा पे भी वोट चले जाते हैं, लेकिन एक ही सिंबल पे सब वोट आने का मतलब किसी 4 आदमी या 2 आदमियों ने खड़े रह के वहां पे बटन दबाए हैं। और ये बटन इसलिए दबाए हैं कि हम सबकी आपस की फूट कहीं न कहीं उन लोगों का मनोबल बढ़ा रही है, और यह मनोबल जितना बढ़ेगा आने वाले टाइम में हमारा उतना ही नुकसान होगा। हम हो सकता है चुनाव के दिन राजी हो ले कि वो हार गया, लेकिन हारते हम सब हैं। कैंडिडेट नहीं हारता, हम सब हारते हैं, हम सब उदास होते हैं। उस दिन हम सब रोने की स्थिति में आ जाते हैं। जब सामने वाला कोई डीजे बजा रहा होता है तो उस डीजे की आवाज हम सबको कहीं न कहीं इतनी बुरी लगती है जैसे किसी के घर में डेथ हो गई हो। लेकिन हम हमारे गांव की पंचायत के चक्कर में, हम पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में, कोई कहता ये जाएगा वहां, मैं नहीं जाऊंगा। अरे ऊपर वाले वोट के लिए हमारी क्या लड़ाई है, हम क्यों नहीं जाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी बार बार हमें यह मौका दे रही है और उसके बावजूद भी हम इस मौके का फायदा नहीं उठा रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारी कमी है। मुझे यह कहने में कतई अतिशयोक्ति का नहीं है कि जो लोग कहते हैं कि मुगलों पे इस देश ने राज किया और 800 साल तक राज किया, तो उस टाइम क्या कमजोरी थी, वो यही कमजोरी थी जो कमजोरी आज हम दिखा रहे हैं। हम छोटी छोटी बातों पे उन लोगों को चुनाव जिता देते हैं और फिर कहते हैं कि हम योग्य नहीं है। अरे योग्य तो हम क्यों नहीं है, उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनसे ज्यादा आर्थिक रूप में सक्षम है, उनसे ज्यादा हर जगह हम मेहनत करने में सक्षम है, लेकिन हमारी आपस की फूट, हम ये सोचते रहते हैं। हमारे कैंडिडेट है आपस में क्या सोचते हैं, ये हार जाएगा तो अगली बार मुझे मौका मिल जाएगा। अरे भाई जिसको मौका मिल गया उसको तो जिता दो, अगली बार मौका मिल जाएगा तो कोई और हरा देगा। दूसरी बात आती है विकास की। तो यदि विकास की बात करते हो तो आज हमारे सामने अब जो कैंडिडेट है वो 4 कैंडिडेट हैं, जिसके अंदर एक हाकम अली खां है, एक नंद किशोर जी महरिया है और एक है मधुसूदन जी भिंडा, और चौथे कैंडिडेट श्रवण जी आपके सामने बैठे हैं। वो 3 कैंडिडेट हैं। हाकम 5 साल विधायक रहा है, उन्होंने क्या विकास किया वो आपके सामने है। जिस गांव वालों ने वोट नहीं दिए उस गांव के साथ भेदभाव किया गया। जिस गांव के लोगों ने उनके साथ प्यार से 10-20 वोट दिए, 100 वोट भी दिए, तो उनको कहा तेरे गांव के वोट नहीं आए। ये कितना बड़ा एक भेदभाव है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता। जब आप चुनाव जीत जाते हो तो आपके लिए सारी प्रजा एक समान होती है, लेकिन हमने पिछले 5 साल में यह देखा है कि प्रजा एक समान नहीं रही, हमारे साथ भेदभाव किया गया है। और उस भेदभाव का आज हमें एक मौका है कि हम हमारे स्वाभिमान को बचाते हुए उससे बदला लें। दूसरी बात, यदि आप विकास की बात करते हो तो नंद किशोर जी महरिया 2018 तक एमएलए रहे थे, 2013 से। मुझे दुख है इस बात का कि एक पढ़ा लिखा आदमी होने के बावजूद भी
उसके विधायक कोटे के जो पैसे मिलते हैं उनको लिखने में उनके घर से 1 रुपया नहीं लगता था। लेकिन आपके जितने पढ़े लिखे लोग हैं, मैं कहता हूं आप इसको गूगल पे सर्च कर लो, उनके 92 लाख रुपए लैप्स हो गए थे। क्या ऐसी मजबूरी थी उनकी? किसी गांव में तो वो दे सकते थे। जिस गांव को प्यार करते थे, जिस गांव के लोगों ने वोट दिए थे, वहां तो लिख सकते थे। लेकिन कहीं न कहीं पता नहीं उनकी नीयत क्या थी या क्या कारण था कि उनके विधायक निधि के जो पैसे मिलते थे उनमें से भी 92 लाख रुपए वो नहीं लिख पाए थे। अरे किसी को तो लिख देते, कोई गांव वाले को तो लिख देते, लेकिन उनको भी हमसे कोई लगाव नहीं है। उनके पास बहाना था कि मैं काम इसलिए नहीं कर सका, मैं निर्दलीय था। तो भाई आप उस टाइम निर्दलीय थे तो आज कौन सी पार्टी से हो जो आज आप काम कर दोगे? ये हमें सोचना है कि उनके स्वार्थ हो सकते हैं, लेकिन हमारा स्वार्थ एक ही है कि हमारे फतेहपुर का विकास हो, हमारे फतेहपुर में अच्छे हॉस्पिटल हो, अच्छी सड़कें हो, गांव में अच्छी साफ सफाई हो, गांव में अच्छी स्कूल हो। हमारा स्वार्थ यह है, हमारा और कोई स्वार्थ नहीं है। दूसरे मधुसूदन जी बिंडा है, वो 10 साल नगर पालिका के चेयरमैन रहे, 5 साल खुद रही, 5 साल उनके बहू रही, लेकिन चेयरमैन का काम तो उन्होंने किया। फतेहपुर शहर को 10 साल में आप देख सकते हो कि उनके द्वारा किया गया एक भी ऐसा काम हो जिसको गांव की चौपाल पे वो आके बता दे कि ये काम मैंने करवाया और इसीलिए मुझे वोट चाहिए। पूरा शहर खुदा पड़ा है, पूरे शहर में जहां देखो सीवरेज की लाइन खराब हो रखी है। सीवरेज पे 200 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। 200 करोड़ रुपए का अमाउंट फतेहपुर जैसे शहर के लिए बहुत बड़ा होता है। 200 करोड़ की गिनती बोलते हैं तो हमें कई वर्ष लग जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उस शहर की समस्या आज वही की वही है। क्यों है? इसलिए है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदार बन के बैठे थे, जो लोग अपने आप को कहते हैं कि हमने यहाँ पे 20 साल संघर्ष किया, मैं ये पूछ रहा हूं कि वो आज ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, तो 5 साल उस कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने कोई आंदोलन खड़ा क्यों नहीं किया, कोई शिकायत क्यों नहीं की, कोई जांच क्यों नहीं करवाई? इसका मतलब ये है कि वो तीनों लोग एक गठबंधन में शामिल हैं कि आप बन जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई दूसरा नहीं बनना चाहिए। आज उनको ये डर लग रहा है कि श्रवण जैसा ईमानदार आदमी जो इस गठबंधन में शामिल नहीं है, यदि ये कल को विधायक बन गया तो कहीं उनकी जांच शुरू नहीं हो जाए, और यदि जांच शुरू हो गई तो हो सकता है उनमें से कौन कौन जेल चला जाए। जैसे जल जीवन मिशन योजना के लिए आज हजारों करोड़ रुपए पकड़े जा रहे हैं, कहीं 500 का पकड़े गए, कहीं 200 करोड़ पकड़े जा रहे हैं। ऐसे ही इस सीवरेज का पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने आ जाएगा। 200 करोड़ रुपए लगने के बावजूद लोगों के घरों के पानी है, सीवरेज का पानी उनके घरों में अंदर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि वो कहते हैं ये जीत जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन श्रवण नहीं जीतना चाहिए। भाई श्रवण ने ऐसा कौन सा आपका बुरा काम कर दिया, कौन सी मोल्डी के बाठे की मार दी जो श्रवण नहीं जीतना चाहिए? वो जीत जाए तो आपको कोई तकलीफ नहीं। 5 साल तो ये कह रहे थे कि बहुत बेस्ट है, ये नहीं जीतना चाहिए, बाकी कोई जीत जाए, और आज ये कह रहे वो जीत जाए तो कोई तकलीफ नहीं। हमें फैसला ये करना है कि हमें चुनाव किसको जिताना है। एक तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ ये चाहते हैं हाकम जीत जाए तो कोई दिक्कत नहीं, श्रवण नहीं जीतना चाहिए, और एक तरफ श्रवण वो है जो सिर्फ ये चाहता है हाकम हारना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में हारना चाहिए, इस भ्रष्ट शासन का अंत करना है। और ये अंत श्रवण नहीं कर सकता, ये अकेली टीम नहीं कर सकती, ये अंत कर सकते हैं हम सब मिलके। यदि हम सब ने मिल लिया और तय कर लिया तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई हाकम यहां से चुनाव जीत जाए। एक गांव के लड़के का इसलिए ट्रांसफर कर दिया जाता है कि उसने वोट नहीं दिया, और जब उसके घर वाले जाके उसके रिश्तेदार जाके उसके पैर पकड़ते हैं तो उनको एक ही चीज कहता है कि तुम वोट की हां भरो तो मैं इस लड़के को लाऊं। क्या हमारे लड़के इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए मेहनत करते हैं कि उनके पास जाके उनके पैरों में पड़े रहें? ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हमारी आपस की फूट के कारण वो अपने आप को तानाशाह समझ बैठे हैं, और उस तानाशाही के लिए कोई जिम्मेदार है तो हम सब जिम्मेदार हैं। हम छोटी छोटी बातों को भूल के, और एक चीज हमें तय करना पड़ेगा कि राज कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, राज भय के बिना नहीं चलता, और भय होता है जनता का। नेता को जब तक जनता का भय नहीं रहेगा नेता नहीं सुधरेगा। आज कोई कहता है वो लोग होशियार हैं, वो लोग होशियार हैं, श्रवण तो ये है कि राजनीति में ज्यादा होशियार नहीं है। अरे हमें ज्यादा होशियार का क्या करना है? हमें तो एक भला आदमी चाहिए, एक अच्छा आदमी चाहिए, एक पढ़ा लिखा आदमी चाहिए। कोई जरूरी थोड़ी है राजनीति करे वो बेईमानी होना चाहिए। बोले हमने ये क्या परिभाषा दे दी? एक यूरोप के स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम था थॉमस जेफरसन, कि जनता जैसा चुनती है वैसा ही नेता होता है। यदि नेता भ्रष्ट चुन रहे हो तो आपका राज भी भ्रष्ट होगा, नेता बेईमान चुन रहे हो तो आपका राज भी बेईमान होगा। हमारे पास एक भला आदमी आता है, उसको हम वोट के टाइम चुनते नहीं है, बहाने करते हैं इसका माहौल नहीं बना, इसका तो ये नहीं। अरे माहौल का कौन सा थर्मामीटर हमारे पास है? माहौल बनाने वाले तो हम लोग ही है ना। हम वोट देंगे उसका माहौल बन जाएगा।
तो हमें फैसला करना है कि हमें बेईमान लोग चाहिए या अच्छे लोग चाहिए। ये सब आपको तय करना है। आप जैसा चुनोगे वैसा आपको मिल जाएगा। यदि 25 नवंबर का आपका फैसला अच्छा होगा तो निश्चित रूप से हमारे आने वाला 5 साल का भविष्य भी अच्छा होगा। और नहीं तो 25 नवंबर बाद में ये सोचते रहना, वो टिकट नहीं लाता तो ये हो जाता, वो नहीं लाता तो ये हो जाता। भैया कोई तो टिकट लाता। जिस नरेंद्र मोदी को दुनिया मानती है, उस नरेंद्र मोदी के फैसले को हम चुनौती दे रहे हैं। उसने कोई फैसला सोच समझ के लिया होगा। यहाँ ये जितने लोग थे उनमें से उन्होंने लगा होगा कि श्रवण एक ऐसा व्यक्ति है जिसके नाम पे कोई झगड़ा नहीं होगा, जो यहाँ की पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं है, जिसका कोई विरोध नहीं है, तो उन्होंने तो ये सोच के दिया होगा। हम सब पे विश्वास किया होगा कि इस जाति धर्म के यहाँ पे इतने लोग हैं तो ये लोग सारे संबल से साथ होंगे तो ये सीट निकल सकती है। अब जब हमें मौका मिल रहा है तो हम सोच में पड़े हुए हैं, और जब मौका हाथ से चला जाएगा तो कहेंगे गलती कर ली। तो गलती तो वही मुगलों वाली है कि वो 800 साल इसीलिए राज करके गए कि उस टाइम पे कोई ना कोई तो गलती कर ही रहा होगा। वो गलती आज हम कर रहे हैं, तो तय तो हमें करना है कि हमें क्या करना है। मुझे पूरा भरोसा है कि ताजसर गांव एक ऐसा गांव है जो शहर के नजदीक है, हर चीज का उनको पता है। भले ही कोई एमएलए का चुनाव लड़े या नहीं लड़े, लेकिन मुझे पता है कि ताजसर का हर आदमी एमएलए जितना ही विद्वान है उतना ही शिक्षित है। उनका फैसला कतई गलत नहीं होगा। उनको राजनीति की सारी जोड़ बाकी आती है। हम तो कहीं ना कहीं उनसे सीख के ही कुछ न कुछ जाते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि मेरा ताजसर ग्राम जो निर्णय लेगा वो वास्तव में अच्छा निर्णय लेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा श्रीमान सरवण जी चौधरी से वो आए और अपनी बात रखें। एक बार जोरदार तालियों के साथ सरवण जी का स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सर राम राम। मेरे बड़े भाई मामराज जी ने जो बातें बताई हैं वो शायद वो धरातल की बातें हैं जो हमें सोचना होगा, उनके पर विचार करना होगा। बिल्कुल साहब, अब लोग जब हम फर्स्ट डे आए थे चुनाव के लिए तब और आज आते आते अब एक बात पे मुद्दा आ गया कि इनको राजनीति करनी नहीं आती। तो राजनीति होती क्या है? लड़ाना, झगड़ाना, बेईमानी करना। तो आप ये चाहते हो कि ये सीखूं मैं? एक ही चीज तो कह रहे हैं मेरे से, मैं आपके भले के लिए आया हूं, मैं जोड़ने के लिए आया हूं। मैं आपके गांव में मीटिंग करके गया, ऐसे मैं करीब 60 गांवों की मीटिंग पहले राउंड में करके चला गया था। तो उनको पता लगा उन कुछ लोगों को कि मेरे गांव से मिल रहा, लोग सुन रहे हैं और पहली बार गांव की मीटिंग में मातृशक्ति आ रही, बहन बेटी आ रही है, तो कहीं ना कहीं इस आदमी की बात का प्रभाव हो रहा है। मैं आपसे मिला तो आपने एक शर्त रखी मेरे सामने। एक शर्त का मतलब एक बात रखी अपनी, शर्त तो नहीं कहूंगा कि भाई श्रवण में तेरे वोट तो जा, बट तेरे सीधी बात करा। मैं कहा बिल्कुल, मेरा तो धंधा ऐसा ही है बच्चों को पढ़ाने का। सीधा बच्चा हमारे से बात करता है तो मेरे को दिक्कत इसमें नहीं है। लेकिन आपने कहा कि हम सीधी बात करें तेरे से, मैंने आपकी बात स्वीकार ली। जिनके नंबर मेरे पास अब तक सेव हो चुके, उन हर मोबाइल पे या जो भी फोन आता है वो सारे फोन हम लोग अटेंड कर रहे हैं। बट जी अब बात चाली के गांव का लोग, गांव का व्यक्ति अब समझ लगा कि हमारा टाबरा को भविष्य बनाओ, हमारे ठीक सो आदमी से पढ़ाई की बात करे। तो एक दूसरा फोन आना शुरू है मेरे कन कि ताजसर में जाना कि जाकर वोट तुम्हारे के नहीं, बस थोड़ा वोट गाँव ना करें। तो भाई जी मन बाका पक पकड़ रहे थाने बात कर होता बंद करने है या बाका पक पकड़ मैं तो कहते वोट बैंक हो, मैं तो माने नहीं जाने, मैं तो भरगोजी नहीं। तो मैं तो फैसला कर दो, बाकी तो भाई जी भगवान नाथ जी जाने भी आएगी। मैं थाने ही वोट बैंक को बाहर काटना चाहूं। कोई का धर्म है ये वोट बैंक मेरे है, कोई का जात है ये वोट बैंक मेरे है। तो भाई ये करना है ठीक है, दुख मेरी पाले से थोड़ी देना, लेकिन थाने भी सुख आने की संभावना मंद को लागे वोट गए। थाना छोरा पढ़े बेचारा नौकरी लागे, एक पढ़े लिखे छोरे के बाप को जाके चौथी पास एमएलए के पांव पढ़ने पड़ते ट्रांसफर के लिए। धिक्कार हमारा जीना था, धिक्कार हमारा जिंदगी यार हमारी। क्या कोई मत पढ़ो छोड़ो, किसने पढ़ो छोड़ो, अपने दादा को, अपने दादा दादी को चौथी पास के पांव पकड़ने पड़ेंगे। नौकरी से बेटा खेती करने वाली पांव तो नहीं पड़ने पड़ेगी किसी के यार। आप एक बार एक ही बात कहूंगा मैं, एक बार श्रवण को सक्षम कर दो, किसी बुजुर्ग को किसी के पांव में पड़ने पड़ेंगे, किसी पढ़े लिखे बाप बेटे के बाप को। और मैंने तो उनके घर आएगा उनको सम्मान करने के लिए। गुना कर दिया कि हम लोगों ने पढ़ाई करके, गुना कर दिया कि हमने कुछ करके। ये गलती है क्या हमारी? हम पढ़ लिखे। ये गलती है क्या हमारी? हम बोलना सीखे।
ये गलती है क्या हमारी कि नहीं आती बेईमानी? ये गलती है क्या हमारी कि नहीं चाहते हम लड़ाई झगड़ा कराना? ये गलती है तो गलती हम करेंगे, सुधार करेंगे गलती हम लोग। मजाक बना दिया यार। पार्टी की टिकट एक आदमी लेके आता है, टिकट नहीं मिलती है तो टिकट दे दो, टिकट मिल जाती है विरोध कर देते हैं। तो आपने जिंदगी में वही काम पाती है कि भाई ठीक है फिर कोई बात को नहीं, हमारे भी फोड़ा पड़ेगा, थारे फोड़ा पड़ेगा। एक मौको है, तो लोकतंत्र है। आप लोगों ने 25 में वोट देना ही, और जो युवा बच्चा खड़े ही बाना लागे हर गांव में 2-4 श्रमण पैदा करना। साहब घमंड से नहीं कह रहा हूं, एक रोज शाम श्रमण दिन में जो को पूरे उत्तरी भारत में एक शिक्षा की क्रांति खड़ी कर दी, हर गांव में श्रमण उजागर किया। वो सोच देखो, ये जो अनपढ़ जाहिल जो आप करते नेतागिरी, जको दादो बा का पांव पड़े ने बाबा दादा का पांव पड़ेगा कि थालो छोड़ अफसर लाग हमारा काम करा दे, मैं हर गांव में अफसर पैदा कर दूंगा, इनको झट लगा के अपने पास आना पड़ेगा। आखिर साइन अफसर के होते हैं। लोकतंत्र में माना नेता मजबूत है, पर ब्यूरोक्रेसी भी। मैंने रात को मैं अकेले आधे घंटे मैंने एक ही बात सोची है, क्या मेरा एक ही सपना है, हर गांव में अफसर पैदा कर दूंगा। अनपढ़ों से पिटा ये तो मुझे हरा दोगे, आप पढ़े के नहीं जिताओगे, आप मुझे वोट दिला सकते हो सकता मुझे वो लोग हरा दें, लेकिन शिक्षक श्रवण की शिक्षा पद्धति को आप खत्म नहीं कर सकते। हर गांव में अफसर पैदा कर दूंगा मैं, हर गांव में इतना शिक्षित बच्चे पैदा कर दूंगा मैं। तो छोड़ो जी, मैं तो जो भी हूं, थे गांव में आज तक वोट दिया। चुनाव के अलावा थारे गांव की चौपाल में कोई विधायक आलती पालती मार बैठ रहा था, बात करिए कि जो तुमने वोट दे जाऊं तो फिर क्या गिंडी हो रहे हो, बिना तो फोकड़ी गिंडी हो रहे हो, मंदिर घंटे अब कोई बजा जा बने यार। एक बार सोच के देखो सही, आप श्रवण आएगा, आज राजनीति की मीटिंग हो सकता है मैं उनसे ठीक नहीं कर पाऊं, सुनो बैठो छोड़ो, हो सके तो भाषण में ठीक नहीं दे पाऊं, लेकिन चुनाव के बाद एक शिक्षक श्रवण आपके बीच आएगा ना, वो आपसे बहुत प्यारी बात करके जाएगा। मैंने एक आदमी बोले एसपी साहब बोले तो चुनाव के बाद में गांव गांव में जातिगत लोगों का नाम लिस्ट में पड़ेंगे, कुमार कथा, जाट कथा, ए कथा। मैं तो भाई जी बाकी तो बनाऊंगा नहीं, मैं तो इंसान हाँ, मैं तो आलिश बनाऊंगा कि इस गांव में आप 5 साल में कत्ता बच्चा फौज में जाऊंगा, कत्ता बच्चा पुलिस में जाऊंगा, कत्ता बच्चा डॉक्टर बनेगा, कत्ता बीएससी करेगा, आलिश बनाऊंगा। और इस गांव के चौपाल वादा करके जा रहा हूं, 1 साल के बाद इस फतेहपुर में शिक्षा की बयार नहीं आई तो मैं धरती पे ये मानता हूं कि फालतू पैदा हुआ मेरा इस धरती पे बेकार है। फिर ना तो मैं पैसा कमाने राजनीति में, मुझे भगवान ने दे रखा है। गांव के मास्टर को छोड़ा हूं, सूरज गुरु पढ़ाए रहा, दाल रोटी है, दाल रोटी का पैसा ही गांव में दादे खेती बस सुरक्षित पड़ी है, बिन 1 इंच छेड़ी को नहीं, जो 30 साल में सिक्कर में करे है वो तारा से हो गयो। मैं केवल आपके बीच आया हूं, और आज मेरा बोलने का तरीका बहुत अलग रहेगा जी। कि रात को मैं 2-4 लोगों से मिला, उन्होंने कहा कि तू मैंने क्या कि कुछ जगह नेता मिले होंगे अनसन गोली दे तुम प्रधान आदेशा बताई गोली बैठे। एक बात बताओ, 30 घूमे हैं, 30 तो प्रधान बना रहे हैं, तो प्रधान कहने में ऐसे अच्छा सोगुंद तो कर लगे गोली, सोगुंद के लगे बार सोगुंद की बेटा है बिल्कुल स्टैंप जगह में प्रधान की बात करेंगे, कोर्ट को स्टैंप पेपर लाओ और लिखाओ मैं नहीं बनाओगे तो खाली प्रॉफिट में नाम कर दे। शहर को मिले तू बोलते चेयरमैन, गांव को मिले तू प्रधान बरसी, तो बाहरों तो 1-2 बरसी 2 चेयरमैन रामगढ़ ऐसी झूठ सुनिए तो सब प्रधान हो, प्रधान थे सब प्रधान हो। अरे सारा प्रधान तो नहीं बन सके, लेकिन हर घर में एक छोटा सा का नौकरी लाग सके बनो। मैं तो नहीं बना पाऊंगा सबको प्रधान, मैं तो नहीं वादा करता, और ये वादा करता हूं हर गांव में अगले 5 साल में एक टावर यहां कर दूंगा जो सरकारी या आपके पगहा में खड़े हो, परिवार में पालिस का है, जाओ श्रवण, आपके माँ बाप के लिए श्रवण बनो, हर घर में श्रवण। मैं ना प्रधान पैदा करूं कर सकता ना मेरी कोई औकात नहीं है, हर घर में श्रवण पैदा करके जाऊंगा, मैं खुद के साथ वादा है साहब। थाना वो पसंद है तो मैंने वोट दे दिया, न भाईडो कोई दिक्कत को नहीं, भगवान थारो भलो करे, अति कैस को मत भाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सरवन जी से निवेदन करूंगा कि जो गांव का लाड प्यार है आपको केलों से तोला जाएगा, तो आप कृपया इधर आए। सुरेश मत तो बोले
लाग रहे हैं एक बार